कहते हैं कि हर चीज में एक समय के बाद बदलाव जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अपनी ओरिजिनलिटी को खो दे तो उसका अस्तित्व भी खो जाता है। आज भारतीय टीवी शो केवल आपको मानसिक रूप से बीमार किए जा रहे हैं, चाहे वो सास बहू के सीरियल्स हो जहां आपको हर वक्त षड्यंत्रों से घिरा एक परिवार दिखाया जाता है, जहां हर सास बहू एक दूसरे को नीचा दिखाने के फिराक में रहते हैं, जहां कैरेक्टर्स अरबपति होते हैं लेकिन सुबह सोकर उठते भी हैं तो वेल ड्रेस्ड और फुली मेकअप में मिलते हैं, जहां परिवार के मर्द पूरे दिन शेरवानी में तैयार होकर घर में बैठे रहते हैं। भगवान जाने ये लोग कौन सा बिजनेस करते हैं। ये सब सीरियल स्क्रिप्टेड होते हैं जहां सब कुछ प्लान किया जाता है। इसके बाद एक और शो है जो है तो स्क्रिप्टेड लेकिन आपको बताया जाता है कि यह स्क्रिप्टेड नहीं है, जहां प्रोड्यूसर्स पूरे देश से 10 ऐसे लोगों को ढूंढकर लाते हैं जिन्हें अब कोई पूछता नहीं है। अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर ये छुटमुटिये कलाकार घर बैठने का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि बिग बॉस इन्हें अपने घर में बैठने का ऑफर दे देता है, जिसके लिए इन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। और हां, वो जो बताते हैं कि 1 करोड़ मिलेगा, 50 लाख मिलेगा, वो सब सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि कपिल शर्मा ने अपने नेटफ्लिक्स वाले शो में क्लियर बता दिया कि जीती हुई रकम का केवल 60% ही विनर को मिलता है। एनीवेज, ये बिग बॉस नाम का जो शो है ये आपको बीमार से भी ज्यादा बीमार बनाता है, जहां कुछ विले लोग घर के अंदर बैठे 10 लोगों को बात करते देखते हैं, खाना बनाते देखते हैं, सिगरेट पीते देखते हैं, बर्तन साफ करते देखते हैं, किस करते देखते हैं, अब तो पेंटों में पेशाब करते भी देखकर एंजॉय करने लगे हैं। और कुछ वेले लोगों को इन वेले लोगों को देखकर कौन सी आनंद की प्राप्ति होती है यह समझ से परे है। और हां, जिन लोगों को मैंने वेले कहा है वो प्लीज कमेंट में आकर वेलापन ना दिखाएं, क्योंकि यह सिर्फ इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं, बाकी तो चैनल पर वही सब आएगा जो आप भी अपने बचे हुए टाइम में देखते हो। रियलिटी शोज की बात करें तो सिंगिंग से लेकर डांसिंग और बाकी के टैलेंट शो के नाम बदलकर बेस्ट परफॉर्मेंस शो कर देना चाहिए, क्योंकि यहां आपको गाना आता हो या ना आता हो, नाचना आता हो या ना आता हो, कोई दूसरा टैलेंट आप में हो या ना हो, लेकिन अगर आपको एक्टिंग आती है तो आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हो। आप सिर्फ एक्टिंग कीजिए, बाकी की पूरी फिल्म ये चैनल वाले बना देंगे। मैं तुम्हें अपने घर तक पहुंचाऊंगा। एक माँ ने अपने 14 दिन के बच्चे को खोया था। मैं खुद माँ हूं, आई कांट एक्सप्लेन। मन ही नहीं कर रहा कि हम आपस में बात करें। ये आपको इतना कंगाल और असहाय दिखाकर उन्हीं वेले लोगों का वोट लेंगे, उनसे टीआरपी लेंगे कि इन टीवी शोज के अकाउंट्स में पैसों की बरसात हो जाएगी, और आप जिन्होंने अपनी एक्टिंग का नमूना दिखा के शो में अपनी जगह बनाने की सोची थी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप जहां से आए थे आपको वहीं भेज दिया जाएगा, और 10 दिन तक चर्चा में रहने वाले आपको 10 दिन बाद कोई पूछने भी नहीं आएगा। यह हिस्ट्री है इन टीवी शोज की। इंडियन आइडल की एक भी कंटेस्टेंट तो दूर, विनर का भी नाम आपको याद नहीं होगा। ले देके एक अभिजीत सावंत याद होगा, वो भी इसलिए कि वो पहला विनर था और सबको क्रेज था कुछ नया देखने का, इसलिए इंडियन आइडल को लोगों ने खूब देखा। अभिजीत सावंत तो छोड़ो, आधे लोग तो उस शो की एंकर पर भी फिदा थे, उसे भी आज तक याद करते हैं, बट बाकी के सीजन्स के विनर का क्या हुआ किसी को नहीं पता। और अरिजीत सिंह या जुबिन नौटियाल, जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ इन शोज में, जो इन सिंगिंग शोज से बाहर कर दिए गए, वो आज सारे सिंगर्स के बाप बने बैठे हैं। जितना मुझे बुरा लग रहा है आज, उतना कभी नहीं लगा था। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम जा रहे हो। ले दे के एक ऐसा सीरियल था जिसने एटलीस्ट थोड़ा सा डिसेंट पना कायम रखा हुआ था, जिसे इवन घर में बच्चे भी देखना पसंद करते थे, और वो सीरियल था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ चीजें अपनी ओरिजिनलिटी खो दे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और ऐसे ही अब इस सीरियल को लेकर भी फील हो रहा है। इससे पहले कि इस पर चर्चा करें, आपको पता होना चाहिए कि इस सीरियल के एक प्रमुख पात्र शैलेश लोधा, जो न केवल अच्छे एक्टर हैं बल्कि एक बड़े कवि भी हैं, उन्होंने अपने एक कवि सम्मेलन के दौरान द कपिल शर्मा शो की बुराइयां करते हुए कहा था, मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। इस तरह के शोज जहां एक दादी है जो सबको चूमना चाहती है, एक बुआ है जिसे शादी की बेताबी है, एक पति जो पत्नी को प्रताड़ित करता है, और मैं उस शो में काम करता हूं जहां बेटा अपने बाप के पांव छूता है, एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां सिख भी है, हिंदू भी है, और अभिवादन के लिए जय जनेंद्र बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं टेलीविजन पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को कहना पड़े इसे मत देखना। एनीवेज, मैं कविराज की बातों से पूरी तरह सहमत हूं, और यह सच है कि आजकल के शोज फुहरता से भरे होते हैं, और उनके बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन फिर उस संस्कृति, उस परंपरा से लबालब इस सीरियल को प्योर क्यों नहीं रहने दिया गया?
कविराज जिस शो की इतनी बुराइयां कर रहे थे, उस शो में उन्हें जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उन्होंने अपने बच्चों को कहा था कि मैं इस शो में जा रहा हूं लेकिन आप ये शो मत देखना? तो ये तो यही दर्शाता है कि आप अपनी ही बात पर अडिग नहीं रहे हैं। ठीक है, अब वो दादी नहीं है शो में जो सबको चूमती थी, वो बुआ नहीं है जो शादी के लिए बेताब थी, लेकिन वो पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है वो तो डटा हुआ है ना उस शो में। और अगर उसके जाने का भी आप इंतजार करते तो इस शो में कभी आ ही नहीं पाते, क्योंकि उस पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति के नाम पर ही तो ये शो चल रहा है, लेकिन फिर भी आप वहां पहुंचते हैं। बैक टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो में वाकई में वो सब कुछ था जिसके कारण बच्चे से लेकर बूढ़े तक इससे जुड़े हुए थे, लेकिन समय के साथ इसमें भी धीरे धीरे वही फुहड़तापन शामिल होने लगी है, जिसके लिए इंडियन टीवी इंडस्ट्री बदनाम है। आपस में बच्चे खेलते कूदते थे, मस्ती करते थे, सब कुछ लोग देखते आ रहे थे, और आज भी घरों के छोटे छोटे बच्चे टप्पू सेना को देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब टप्पू सेना का टप्पू अपनी उस दोस्त को, जिसके साथ वो बचपन से खेलता आ रहा है, उसे प्रपोज करता है। Will you be my Valentine? देखिए, ये फिल्म होती तो चलता कि दोनों ने प्यार मोहब्बत किया, शादी किया, फलाना ढिंकाना, लेकिन ये ऐसा सीरियल है जिसे सालों से छोटे छोटे बच्चे देखते आ रहे हैं। बच्चे YouTube पर पुराने एपिसोड्स देखते हैं और लड़का लड़की के बीच की घनिष्ठ दोस्ती को समझते हैं। और जब किसी दिन नया एपिसोड देखते हैं तो वो 5 साल का बच्चा क्या सोचता होगा जब टप्पू अपनी उस फ्रेंड को प्रपोज करता है? वो बच्चा तो यही सोचेगा, अच्छा फ्रेंड को बाद में प्रपोज करके गर्लफ्रेंड बनाया जाता है। मैं इस सीरियल को लेकर इसलिए बोल रहा हूं कि यह वाकई में एक साफ सुथरा सीरियल था, बट अनफॉर्चुनेटली यह भी अब बाकी सीरियल्स के रंग में रंगता जा रहा है। सीरियल्स में एडवर्टाइजमेंट आना आम बात है, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट में सीरियल आने लगे तो समझो सीरियल का प्रोड्यूसर अब पक्का बिजनेसमैन बन चुका है, जिसे केवल पैसा कमाना है। आप सोच रहे होंगे मैं सीरियल के बीच में बहुत ज्यादा ऐड आने की बात कर रहा हूं। नहीं, इस सीरियल में एक ऐसा एपिसोड था जिसे बायजूस स्पेशल कहना गलत नहीं होगा। है बायजूस लर्निंग है। अरे वीडियो में वो ऐड नहीं देखी आपने? कम फॉल इन लव विद लर्निंग, शाहरुख खान है उस ऐड में। बायजूस भारत की सबसे बड़ी पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप है। दिन का सिर्फ आधा घंटा दीजिए, फिर फर्क दिखे। बायजूस में इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर, एक विजुअल लर्निंग ऐप है, तो ये इजी भी पड़ता है और सब याद भी रह जाता है। कि ये ऐप स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता है। आज की तारीख में इंडिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ये ऐप। इस एपिसोड को केवल बायजूस के प्रमोशन के लिए ही बनाया गया था, जहां हर सीन में बायजूस की गुणवत्ता बताई गई। इवन कुछ जगह तो शाहरुख खान के बारे में भी बोला जाता है कि वो अक्सर बायजूस के बारे में बताते हैं टीवी पर। लिटरली कैन यू इमेजिन कि बायजूस को प्रमोट करने के लिए पूरे आधे घंटे का एक सीरियल ही बना दिया गया। मैं डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक दे दूंगा। तो अब जब बाकी सीरियल जैसा फुहड़पन इस सीरियल में भी आने लगा है, तो हमने अपने घर के बच्चों को अब इस सीरियल से दूर कर दिया है। बेहतर हो कि आपके 5-6 साल के बच्चे वैलेंटाइन डे की आड़ में अपनी बिल्डिंग के किसी लड़के या लड़की को रोज देकर प्रपोज करने बैठ जाए, जिसे वो अब तक फ्रेंड समझते थे, तो बेहतर है आप उन्हें भी टीवी से दूर कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए